नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आपका राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमाचरण इतिहास की सहायक आचार्य। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष की कक्षा के सेकेंड पेपर, जिसमें कि विश्व इतिहास के विषय है। कुछ टॉपिक्स विश्व इतिहास से जुड़े हुए दिए गए हैं। उनमें से ही एक टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। इसको पहले तो 3 भागों में हम बांटेंगे। पहले तो कारण देखेंगे, क्या क्या कारण थे। दूसरा हम करेंगे बात इस संघर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं पर अगले वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे क्या कारण थे कि अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हो गया। नया देश होने के बावजूद, कमज़ोर सैन्य संसाधनों के बावजूद अमेरिकन स्वतंत्रता हो गई। इस कहानी की शुरुआत होती है बच्चों कोलंबस से। कोलंबस जो कि भारत के लिए नए मार्ग की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन गलती से भटकते हुए वो पहुंच गया अमेरिका। और वहाँ के जब लोगों को उसने देखा तो वो समझ नहीं पाया कि मैंने किसी नए महाद्वीप की, न्यू वर्ल्ड जिसको कहा जाता है आज की दुनिया में, उसकी खोज कर ली है। उसने ये समझा कि मैं भारत के ही किसी हिस्से में पहुँचा हूँ। निवासियों का रंग जो है अलग होने के कारण उसने यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया। फिर धीरे धीरे दुनिया को पता लगा कि कोलंबस ने भारत के लिए नया मार्ग नहीं खोजा, बल्कि दुनिया के लिए एक नया महाद्वीप उसने खोज लिया है। उसके बाद कई सारे लोग, चाहे ब्रिटेन से आए हों, हॉलैंड से आए हों, यूरोपीय देशों के कई सारे लोग अमेरिका में आकर के व्यवसाय की तलाश में, अवसरों की तलाश में अमेरिका में आकर के बसने लगे। अब इनके कारण कई सारे थे। अमेरिका के मूल निवासी जब यूरोपीय लोग आए तो वो धीरे धीरे कुछ तो बीमारियां आई, चेचक, प्लेग, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद युद्धों के कारण मूल निवासी लमसम खत्म ही हो गए। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इंग्लैंड से ही ज़्यादातर लोग जो कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार थे या राजनीतिक विरोधी थे सम्राटों के, वो लोग दुखी होकर के यहाँ आकर के बसने लगे और यहाँ अमेरिका में एक खुला वातावरण होने लगा। अब ये युद्ध कोई ऐसा नहीं है कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भारतीयों के बीच में और इंग्लैंड वासियों के बीच में लड़ा गया। ये स्वतंत्रता संघर्ष दोनों ही तरफ इंग्लैंड के ही वासी थे। एक तरफ इंग्लैंड देश था और एक तरफ था इंग्लैंड से जाकर के अमेरिका में बसे हुए प्रवासी। जब दोनों का कल्चर एक, धर्म एक, संस्कृति एक, जाति एक, रहन सहन एक, तो फिर क्यों अमेरिका को एक स्वतंत्र देश बनने के लिए संघर्षरत होना पड़ा? ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, इसके बारे में हम आज के बात करेंगे टॉपिक में। सबसे पहले हम इस संघर्ष के कारणों पर आज के वीडियो में बात करेंगे। पहला कारण जो इस संघर्ष का हमारे सामने आता है कि अमेरिका में जाकर के जो ब्रिटिश निवासी बसे थे वो कोई अपनी खुशी से अपना देश नहीं छोड़ा था, या तो धार्मिक अत्याचारों से प्रेरित थे जो कैथोलिक लोग थे, या दूसरे धर्म के प्रेस्बिटेरियन धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा आर्थिक शोषण से बचने के लिए, या वो लोग राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। कई बार कैदियों के बारे में भी ऑप्शन दे दिया जाता था कि आप या तो जेल में रहें आजीवन या फिर अमेरिका जाकर के बस जाएं। तो ऐसे लोग जब अमेरिका जाकर के बसे तो उनमें इंग्लैंड के चर्च के प्रति भी, इंग्लैंड के राजा के प्रति भी, इंग्लैंड की संसद के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं थी। और बता रही हूँ कि अपराधी जो थे उनको अपने मातृदेश से, अपने पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि एक इतिहासकार है ट्रेवेलियन, वो ये कहते हैं कि ये लोग तो सरल स्वभाव वाले अमेरिकी थे। बाकी वास्तव में जो लोग अपना देश दुखी होकर के छोड़कर अमेरिका बस गए थे, उनमें अपने मातृदेश के प्रति कोई सम्मान की, प्रेम की, सहानुभूति की, सहयोग की भावना नहीं थी। अगला कारण है बौद्धिक जागृति। बच्चों, चाहे फ्रांस का स्वाधीनता संघर्ष हो, फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, ये चाहे अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष हो, चाहे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हो, हम इतना तो कह ही सकते हैं कि किसी भी देश में कोई भी बड़ा आंदोलन बिना जनता को उद्वेलित किए, जनता की भावनाओं को एक आभासी, व्यक्तिगत, बौद्धिक रूप दिए बिना वो उस आंदोलन वृहत नहीं हो सकता। और ये काम जिस पुस्तक ने किया, उस पुस्तक का स्क्रीन पर आप
देख रहे हो कवर, पुस्तक का नाम था कॉमन सेंस और ये एक ब्रिटिश निवासी टॉमस पेन ने ही लिखी थी। उसका कहना था कि अमेरिका एक महाद्वीप है, कैसे संभव है कि इतने बड़े महाद्वीप पर इंग्लैंड, जो कि एक छोटा सा द्वीप है, शासन कर सके। इसके अलावा उसने ये भी अपनी पुस्तक में प्रमाणित किया कि इन दोनों, अमेरिका महाद्वीप और इंग्लैंड के बीच में दूरी इतनी ज़्यादा है, संसाधन इतने विपुल है अमेरिका के पास कि ये संभव हो ही नहीं सकता कि इंग्लैंड लंबे समय तक अमेरिका को अपने अधीन रख सके। इसके अलावा भी यहाँ जो है जगह जगह नए नए यूनिवर्सिटीज़ बनने लगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पर विद्वान लोग आकर के अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। 1636 में कैम्ब्रिज में हार्वर्ड कॉलेज बना, 93 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज बना। ये सारे जो इंस्टीट्यूट बने, ये इन इंस्टीट्यूट्स में, इन संस्थाओं में यहाँ अमेरिका की स्वाधीनता को ज़्यादा प्रेरित किया जाता था बनिस्बत की इंग्लैंड के पिछलग्गू बनने से। तो इन शैक्षिक संस्थानों ने एक ढांचा तैयार कर दिया। 1636 में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई और 1704 में पहला न्यूज़पेपर छपा, बोस्टन न्यूज़ लेटर, बोस्टन से। इस तरह से 1765 तक आते आते पूरे अमेरिका में 25 के आसपास अखबार छपने लगे। ये अखबार जनता को न सिर्फ उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति बल्कि वास्तविक जो व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति भी सही जानकारी देते थे। तो अमेरिका के बुद्धिजीवी वर्ग में और साथ ही साथ धीरे धीरे मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग में जागृति लाने के लिए इन शैक्षणिक संस्थाओं का, इन अखबारों का और सबसे बड़ा जो उत्प्रेरक का काम किया वो था कॉमन सेंस, जो कि टॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक थी। अब अगला बिंदु है अपना गवर्नर और स्थानीय जो अमेरिका में विधान परिषदें बनती थी उनमें तनाव हो जाने लगा। उपनिवेशों की जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिशर्स द्वारा नियुक्त, सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर किया करते थे। ये और उसकी जो कार्यकारिणी होती थी वो किया करते थे। ये दोनों उत्तरदायी होते थे इंग्लैंड में रहने वाले सम्राट के प्रति, लेकिन काम इनको करना पड़ता था अमेरिका में। तो ये स्थानीय जो गोरे लोगों की विधान परिषद थी वो हस्तक्षेप जब किया करती थी तो ये दिक्कत होते थे। गवर्नर को कहते थे कि भाई आप टैक्स वहाँ दे रहे हो और हस्तक्षेप यहाँ कर रहे हो। इस तरह से हुआ ऐसा करता था कि जब गवर्नर और उसकी काउंसिल है, जो कार्यकारिणी है, उसके तनख्वाहों में भी वृद्धि होती थी या जजों की तनख्वाहों में वृद्धि होती थी तो ये जो स्थानीय विधान परिषद है उस पर रोक लगा दी करती थी। इस तरह से गवर्नर के बीच में और विधान परिषदों के बीच में एक तनाव सा हमेशा बना रहा करता था। अब इस संघर्ष पर अगला चौथा बिंदु अपना है सप्तवर्षीय युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से लेकर 1763 तक यानी 7 वर्षों तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में आखिरकार इंग्लैंड विजित रहा और फ्रांसीसी हार गए। अब अमेरिका में जो भी फ्रांसीसी उपनिवेश थे, जो भी कॉलोनीज थी, जो इन्होंने गुलाम छोटे छोटे द्वीप बना रखे थे, वो सभी किसके कब्जे में आ गए? इंग्लैंड के कब्जे में। इस तरह से इंग्लैंड को लगा कि हम कितने ताकतवर हैं। दूसरा, अब यहाँ के निवासियों को लगा कि फ्रांस से तो छुटकारा हमें मिल गया। जो सबसे बड़ा डर था जिसके कारण ये ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को आधे मन से मानते चले जा रहे थे, वो अब कांटा हट गया था उनके मार्ग से। तो इसलिए अब उन्होंने स्वतंत्र होने की सोची। दूसरी चीज़ थी सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय से जो क्षेत्र इंग्लैंड के पास आए उनमें फ्रेंच कैथोलिक थे और मूल निवासी रेड इंडियंस थे। तो इनके बीच में वैसे ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी। अब उपनिवेशों का प्रसार जो है आरक्षित क्षेत्र रेड इंडियंस को देने के कारण रुक गया। तो अमेरिका में रहने वाले ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अब हमको अधिक विकास करने के लिए इस इंग्लैंड के चोले को उतार देना ज़्यादा उचित होगा। अगला कारण है अपने उपनिवेशों का खुला वातावरण। जो अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश थे वहाँ की जनता जो है स्वतंत्रता के प्रति, जनतंत्र के प्रति, उसके प्रति झुकाव थी और वहाँ के लोगों की आम राय थी कि कानून जो है वो जनता की सहमति से बने, ना कि संसद ने चाह लिया या राजा ने चाह लिया उसके हिसाब से। इंग्लैंड के राजा भी
शुरुआत में इन विचारों पर रोक लगाने की उन्होंने कोशिश नहीं की और जो स्वशासन की भावना पनप रही थी, जगह जगह विधान परिषदें स्थापित हो रही थी कानून बनाने के लिए, उस पर रोक नहीं लगाई गई। तो अमेरिका के लोगों में वित्तीय मामलों में भी धीरे धीरे लगने लगा कि हमको स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसी कंडीशंस में, इन्हीं परिस्थितियों में जब अंग्रेज़ी सरकार ने अमेरिका में तरह तरह के टैक्स लगाने शुरू किए तो अमेरिका के लोगों को वो अपनी खुले वातावरण में, स्वतंत्रता में हस्तक्षेप लगने लगा। अगला कारण बच्चों है कि शुरुआत में इंग्लैंड ने अमेरिका में जो स्थानीय स्वशासन विकसित हो रहा था, जगह जगह विधान परिषदें स्थापित हो रही थी जो कि वहाँ के निवासियों की राय से स्थापित हो रही थी और कानून भी उनके हिसाब से बनाने का प्रयास कर रही थी, उनको रोकने का प्रयास शुरू में ही नहीं किया गया। तो ये उपनिवेश स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे। इंग्लैंड इन उपनिवेशों से लगता था उसको कि हमें सिर्फ कच्चा माल चाहिए, उसके अलावा और कोई आशा रखता नहीं था। इसलिए ना तो अमेरिकी उपनिवेशों में, प्रशासन में कोई भी हस्तक्षेप इंग्लैंड की तरफ से किया गया। दूसरा, इंग्लैंड में भी संसद के अधिकार और राजतंत्र को लेकर के लंबा संघर्ष चलता जा रहा था। इसके कारण इन्होंने उपनिवेश की तरफ ध्यान नहीं दिया और जब ध्यान देना प्रारंभ किया तब तक उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की ऐसी आबो हवा में सांस ले ली थी कि वो अब गुलामी के वातावरण में रहना नहीं चाहते थे। दूसरा, अगर नेविगेशन एक्ट या नाविक कानून बनाए भी गए तो अमेरिकी महाद्वीप और प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि उस पर कठोर नियंत्रण करना, इन नेविगेशन एक्ट्स को कठोरता से लागू करना संभव नहीं था। अगला बिंदु है अपना ब्रिटिश संसद और अमेरिकी उपनिवेशों में सैद्धांतिक मतभेद। इंग्लैंड जो है वाणिज्यवाद की भावना से उस दौर में प्रेरित था। उसे लगता था कि उसकी संसद सबसे बड़ी शक्तिशाली है, उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वो उपनिवेशों की शक्ति को कम कर सकती है। दूसरी ओर अमेरिकी उपनिवेश ना तो सम्राट को अपना मानते थे, ना इंग्लैंड की संसद को। उनका कहना था कि हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके ये उपनिवेश की स्थापना की, हम आए इन विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए, रेड इंडियन से संघर्ष करने के लिए, तो आप तो वहीं बैठे रहे, आपको क्या अधिकार है हमें कर लगाने का। ठीक है, हम अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में आपको पैसा दे सकते हैं, आप अधिकार के स्वरूप कर हमारे ऊपर नहीं लगा सकते हो। इस प्रकार इंग्लैंड की संसद कर लगाना अपना अधिकार समझती थी, तो उपनिवेश के जो लोग हैं वो किसी भी कीमत पर ये कर देने को तैयार नहीं थे। अब इंग्लैंड की जो नीति मूलभूत चली आ रही थी अमेरिका में कम हस्तक्षेप करने की, इस नीति को बदला ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज ग्रीनविले ने। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जो है ये देखा कि हम अमेरिका के ऊपर जितना खर्च कर रहे हैं उससे कम पैसा हमें मिल रहा है। उपनिवेश जब भी बनाए गए या अभी भी बनाए जाते हैं तो उनका उद्देश्य उपनिवेश का आर्थिक शोषण करके जो उपनिवेश बनाने वाला देश है, जो शासक देश है, उसको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना था। तो ग्रीनविले ने तरह तरह के कर लगाए और उसके कारण विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। उसने तय किया कि अमेरिकी उपनिवेशों में शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण का व्यय भी हमें लगा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में उसने अधिनियम लागू कर दिए जिसका अमेरिकी लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। अब इन सब में आग में घी डालने का काम किया उस वक्त इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज तृतीय। उसके समय में तरह तरह के टैक्स अमेरिका के ऊपर लगाए गए। उन टैक्सों में से कुछ टैक्स के बारे में आपको बताती हूँ। 1764 में अमेरिका में शुगर एक्ट लगाया गया, यानी यहाँ विदेशी शराब का आयात बंद कर शीरा, जो कि चीनी उद्योग से एक उप उत्पाद होता है, उस पर टैक्स लगा दिया गया। और इसको सबसे बड़ी चीज़ कि टैक्स तो पहले भी लगते थे लेकिन इसको कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया। अब चक्कर ये थी कि अमेरिकी चाहते तो भी फ्रांस से या डच से ये खरीद नहीं सकते थे, इन पर आयात शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन इंग्लैंड के, अमेरिका के निवासियों को जो बाध्यता है कि हम इंग्लैंड से ही खरीद सकते हैं, ये बाध्यता मानने को वो लोग तैयार नहीं थे। उसके बाद आया करेंसी एक्ट। हुंडियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे का लेन देन करने के लिए प्रदान की जाती थी उस समय, उसमें ऐसे कहा गया कि उपनिवेश में बनी हुई कोई भी हुंडी अवैध नहीं है। अगला एक्ट आया क्वार्टरिंग एक्ट।
1765 में। उन्होंने कहा कि जगह जगह जब सेनाएं आती हैं तो उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने का खर्च जो है वो उपनिवेश जो अमेरिका के लोग हैं उनको उस खर्च को उठाना था। 1765 में ही एक स्टैम्प एक्ट आया। इस एक्ट के अंतर्गत सारे मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, लाइसेंस, पट्टों सभी पर स्टैम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। हालांकि स्टैम्प का रेट ज़्यादा नहीं था, दर ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बात कीमत की नहीं थी। अमेरिका के लोगों का ये कहना था कि प्रतिनिधित्व तो हमारा कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड की संसद में जाकर के नहीं बैठता, तो जब हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं बैठता तो ऐसी संसद को हमारे ऊपर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और इस स्टैम्प एक्ट के विरोध में ही अमेरिका में प्रसिद्ध नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन प्रसिद्ध हुआ। अधिक विरोध होते हुए देखकर इंग्लैंड ने ये टैक्स भी समाप्त कर दिया। अगला टैक्स लगाया इंग्लैंड के वित्त मंत्री टाउनशेंड ने। ये टैक्स थे कांच, रंग, चाय और आयात पर। इस आय का उपयोग, जो पैसा आने वाला था, वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी की जो तनख्वाहें बनती थी, इसके अलावा जो ऑफिस का खर्चा था उसको उठाने के लिए किया जाने वाला था। और इन शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट और अंत में चाय पर जो कर लगा, इसने अमेरिका में एक उबाल का काम किया और अमेरिकी जनता एक तरह से इंग्लैंड के सम्राट और उसकी संसद के प्रति विरोध के लिए उन्मुख हो गई। और आखिरकार इन्हीं कारणों से अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ। बच्चों, ये थे अमेरिकन स्वतंत्रता संघर्ष के कारण, जो कि उम्मीद कर रही हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।